तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी बीएनएसएस के एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी चैप्टर पर बात करेंगे। ये है अध्याय 21 जो समन मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया के बारे में है। एक वकील के तौर पर यह प्रक्रिया आपके रोज़मर्रा के काम का हिस्सा होगी, इसलिए इसे ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस चैप्टर को कैसे समझेंगे, इसका एक रोड मैप देख लेते हैं। हम बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे कि समन मामला होता क्या है, फिर देखेंगे कि पहली पेशी पर क्या होता है, मामला आगे कैसे बढ़ता है और आखिर में फैसला कैसे होता है। साथ ही हम मजिस्ट्रेट की कुछ खास शक्तियों पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहला सवाल, ये समन मामला है क्या? देखिए, कानून में अपराधों को उनकी गंभीरता के आधार पर बांटा गया है। समन मामले वो होते हैं जो अपेक्षाकृत कम गंभीर होते हैं, यानी जिनकी सजा 2 साल से कम की होती है, और इसीलिए इनकी सुनवाई की प्रक्रिया को जानबूझकर थोड़ा तेज और सरल बनाया गया है। तो कानूनी कार्रवाई की जो घड़ी है ना, वो टिक टिक करना कब शुरू करती है? ठीक उसी पल जब अभियुक्त पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है या उसे पेश किया जाता है। यहीं से सारी प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत होती है। अब आते हैं पहली सुनवाई पर, और ये मान लीजिए कहानी का सबसे पहला और ज़रूरी मोड़ है। यहीं से तय होगा कि केस का ऊंट किस करवट बैठेगा, मतलब मामला किस दिशा में आगे जाएगा। यहाँ प्रक्रिया के 3 बड़े सीधे साधे स्टेप्स हैं। सबसे पहले मजिस्ट्रेट अभियुक्त को उस पर लगे आरोप का सार बताते हैं, मतलब बहुत संक्षेप में बताते हैं कि उस पर क्या इल्जाम है। फिर उससे सीधा पूछा जाता है कि क्या वो अपना अपराध स्वीकार करता है, और आखिर में उसका जो भी जवाब होता है उसे बहुत सावधानी से रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और हाँ, इस प्रक्रिया की एक बहुत ही खास बात पर ध्यान दीजिए। यहाँ वारंट मामलों की तरह कोई औपचारिक आरोप तय करने की जरूरत नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। और ऐसा क्यों है? सीधी सी बात है, ताकि कार्यवाही में तेजी लाई जा सके। कानून यहाँ सटीकता पर कितना जोर देता है, यह इस सेक्शन से साफ पता चलता है। मजिस्ट्रेट को अभियुक्त के जवाब को हूबहू उन्हीं के शब्दों में रिकॉर्ड करना होता है। ऐसा इसलिए ताकि बाद में किसी भी तरह की गलतफहमी या विवाद की कोई गुंजाइश ही न बचे। तो देखिए, यहां से कहानी 2 अलग-अलग रास्तों पर निकल जाती है। अगर अभियुक्त ने कहा, हाँ मैंने गुनाह किया है, तो मजिस्ट्रेट अपने विवेक से उसे तुरंत दोषी ठहरा सकते हैं। लेकिन अगर वो कहता है, नहीं मैं निर्दोष हूं, तो फिर मामला सुनवाई के अगले चरण में पहुंच जाता है, जहां सबूत और गवाहियां पेश होती हैं। अब सोचिए, छोटे-मोटे मामलों के लिए क्या हर बार अदालत आना जरूरी है? नहीं। अदालतों का बोझ कम करने के लिए बीएनएसएस में एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रावधान है। अभियुक्त चाहे तो अदालत आए बिना डाक से अपना जुर्माना भेजकर मामला खत्म कर सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर अभियुक्त ने कहा मैं निर्दोष हूं, तब क्या होता है? तब शुरू होता है असली ट्रायल, जहां सबूतों का खेल होता है। मामला सुनवाई के उस चरण में पहुंच जाता है जहां सबूत पेश किए जाते हैं। सुनवाई की प्रक्रिया देखिए कितनी बैलेंस्ड है, जो निष्पक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। पहले अभियोजन पक्ष को अपने सारे सबूत पेश करने का मौका मिलता है। जब वो अपनी बात कह चुकते हैं, तब बारी आती है बचाव पक्ष की। उन्हें भी अपनी बात और सबूत रखने का पूरा पूरा मौका दिया जाता है, और जरूरत पड़ने पर अदालत गवाहों को भी बुला सकती है। आप सभी भविष्य के वकीलों के लिए ये प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है। इसे गांठ बांध लीजिए। मजिस्ट्रेट गवाह को बुलाने से पहले उसके आने जाने का वाजिब खर्चा पहले ही जमा करने को कह सकते हैं। इसका मकसद प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल रोकना है, ताकि कोई सिर्फ दूसरे पक्ष को परेशान करने के लिए बेवजह गवाहों को न बुलाता रहे। अच्छा, तो जब सारे सबूत पेश हो गए, सारी दलीलें सुन ली गईं, तो अब क्या? अब आता है सुनवाई का क्लाइमैक्स, यानी फैसले की घड़ी। और फैसला सिर्फ 2 में से एक हो सकता है, जो पूरी तरह से पेश किए गए सबूतों पर निर्भर करता है। या तो अभियुक्त को बरी किया जाएगा, जिसे हम दोष मुक्ति कहते हैं, या फिर उसे दोषी ठहराया जाएगा, जिसे दोष सिद्धि कहते हैं, और फिर कानून के हिसाब से सजा सुनाई जाएगी। लेकिन याद रखिए, प्रक्रिया हमेशा एक सीधी लकीर में नहीं चलती। बीएनएसएस मजिस्ट्रेट को कुछ स्पेशल पावर्स भी देता है, कुछ ऐसे ट्रम्प कार्ड्स जिनसे वो सुनवाई को बीच में ही रोक सकते हैं या उसकी दिशा ही बदल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मामला कई वजहों से खत्म हो सकता है। जैसे सोचिए कि जिसने शिकायत की वो ही पेश नहीं हो रहा, तो मजिस्ट्रेट केस खत्म कर सकते हैं, या वो खुद ही अपनी शिकायत वापस ले ले। और कुछ खास हालात में मजिस्ट्रेट को लगे कि न्याय के हित में है, तो वो खुद भी कार्रवाई रोक सकते हैं। इससे एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है।
क्या कोई छोटा-मोटा दिखने वाला मामला सुनवाई के दौरान एक बड़ी और गंभीर सुनवाई में तब्दील हो सकता है? और इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही जरूरी न्यायिक सुरक्षा उपाय है। अगर सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा गंभीर है और इसकी सजा 6 महीने से ज्यादा हो सकती है, तो वो इसे समन मामले से वारंट मामले में बदल सकते हैं, ताकि ज्यादा विस्तृत और औपचारिक प्रक्रिया अपनाई जा सके। तो चलिए आज की क्लास का सार समझते हैं। हमने क्या सीखा? अध्याय 21 हमें छोटे आपराधिक मामलों से निपटने के लिए एक ऐसा ढांचा देता है जो तेज होने के साथ साथ लचीला भी है। ये अभियुक्त के जवाब को महत्व देता है और मजिस्ट्रेट को न्याय के हित में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की पूरी शक्ति भी प्रदान करता है। और मैं आप सबको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, इस पर सोचिएगा जरूर। क्या ये जो तेज प्रक्रिया है, ये न्याय की रफ्तार और न्याय की क्वालिटी के बीच एक सही बैलेंस बना पाती है? एक वकील के तौर पर यह सवाल हमेशा आपके जहन में रहना चाहिए।